यूजीसी नेट परीक्षा है क्या? इसकी कैसे तैयारी करते हैं? एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर करते हैं? प्रिपरेशन कैसे करते हैं? और इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? हम क्या बन जाते हैं? कितनी सैलरी मिलती है? सारी चीज़ों की दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ है क्या? क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी, एज, अगर हम इसे क्लियर कर लेते हैं तो क्या होता है, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि यूजीसी नेट परीक्षा है क्या। तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रांट कमीशन। नेशनल ग्रांट कमीशन। और नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जिसे हम यूजीसी और नेट के नाम से जानते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा कंप्यूटर द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा होती है, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1956 ईस्वी में की गई थी। अब बात आती है कि अगर आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वह सरकारी कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, उसके लिए आपको यूजीसी जो कि ऑनलाइन परीक्षा है उसे क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। तभी आप किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर या शिक्षक बनने के योग्य होते हैं। क्या कहता है कि अगर आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये परीक्षा आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा मानी जाती है, जिसे पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी किसी भी मन पसंदीदा विषयों के अनुसार इस परीक्षा को दे सकते हैं। यह परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, जिसे क्रमशः जून और दिसंबर में आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस की। क्या क्या क्वालिफिकेशंस इसमें ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो परीक्षा के बारे में तो हमने जान लिया, क्या है, कौन सा आयोग इसे ऑर्गेनाइज करता है। तो सबसे पहले दोस्तों कि यह है कि एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। वैसे ही इस एग्ज़ाम में भी है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित योग्यताएं होना अति आवश्यक है। ठीक है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी विषय से कम 55 अंक, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो रही है, किसी भी जनरल कैटेगरी के लिए है ये, किसी भी विषय में कम से कम 55 अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कि अगर आप आरक्षित वर्ग हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, तो इसमें आपको 5% की छूट भी मिलती है परसेंटेज की, तो हो गया 50। इसके अलावा आपका शिक्षण के प्रति काफ़ी लगाव होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षण अनुसंधान के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। आप में पढ़ाने की कला भी होनी चाहिए, ताकि सामने वाला आपकी भाषा और आपके पढ़ाने के तरीकों को पसंद कर सके। फिर है कि जिस भी विषय से आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, उस विषय में आपकी अच्छी खासी पकड़ भी होनी जरूरी है, तभी आप उसे क्वालिफाई कर पाएंगे, और आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। और दोस्तों इसमें क्या है कि जो विषय हैं, अगर विषय की बात करें कि कितने विषय पर यह परीक्षा कराई जाती है, तो यूजीसी नेट की परीक्षा जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में लिया हो ऐसा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। उम्मीदवार को उसी विषय से यूजीसी नेट की परीक्षा देनी चाहिए जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, ताकि आपको उसका कुछ नॉलेज हो। उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नेट के 81 विषयों के लिस्ट में नहीं आता हो, वह अपने विषय से मिलते जुलते विषय में नेट का एग्ज़ाम दे सकता है। मतलब कि जो यूजीसी नेट है वो
जो नेट की विषय लिस्ट है जिसमें 81 विषय हैं, तो दोस्तों उन 81 विषय में से उसे एक कोई सा विषय चुनना होता है और आपको वही विषय चुनना चाहिए जो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो। अब बात करते हैं कि इसकी आयु सीमा क्या होती है। आयु सीमा के लिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी उम्र नहीं होती है, लेकिन जो जेआरएफ के लिए है उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए किसके? जेआरएफ के लिए। जेआरएफ की परीक्षा देने के लिए 31, कहीं 30 था फिर उसको बढ़ाकर 31 कर दिया गया था दोस्तों। ट्रांसजेंडर के लिए 5 साल की छूट दी गई है। ऐसे उम्मीदवार जो कि जिनको रिसर्च का एक्सपीरियंस हो उन्हें उतने वर्षों की छूट दी जाती है जितने वर्ष तक उन्होंने रिसर्च किया है। ठीक है, तो ये हो गया। सशक्त वर्गों के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई एज वगैरह की छूट नहीं रहती है, ना ही उसमें कोई लिमिट होती है, आप जब चाहें तब तक दे सकते हैं। यूजीसी ने एग्ज़ाम की फ़ीस की अगर बात करें तो दोस्तों अगर कोई भी उम्मीदवार यूजीसी नेट एग्ज़ाम परीक्षा देना चाहता है तो सबसे पहले उसे यूजीसी नेट परीक्षा का नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार करना होगा। फॉर्म आता है तो फिर वो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, वो भर सकता है, जिसमें 1000 फीस लगती है। सामान्य श्रेणी ओबीसी के लिए 500 और बाकी उम्मीदवारों के लिए मतलब जो कि एससी एसटी कैटेगरी के आते हैं उन्हें 250 रुपये भुगतान करना पड़ता है। तो ये हो गया ऑनलाइन अप्लाई के लिए। फिर अब बात आती है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट का नहीं लेते हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको एक रूटीन बनाना होगा। रूटीन अपना बनाना होगा, एक टाइम टेबल बनाना होगा और बुक्स, नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करनी होंगी और उस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। ये नहीं है कि आपने बना लिया है और दीवार में चिपका दिया बस। तो दोस्तों ऐसा नहीं पढ़ना है। पढ़ना वो चीज़ है जो कि एग्ज़ाम में आती है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो उस चीज़ के लिए मेरा चैनल तैयारी कर लो चैनल काफ़ी फ़ायदेमंद और आपकी हेल्प करने में काफ़ी मदद करेगा दोस्तों। आप उसे देख सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं मेरे चैनल पे, आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो, अदर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट की तैयारी दोस्तों मैं नहीं करवाता हूँ और करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ टीचर्स ढूंढ रहा हूँ जिन्हें अदर सब्जेक्ट का थोड़ा सा नॉलेज हो, तो उस हिसाब से मैं अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको समय सारणी बनानी पड़ेगी, टाइम टेबल। दूसरा कि पढ़ाई करने का आपको तरीका देखना पड़ेगा और तरीका देखने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में है क्या, और उस सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। उन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखकर आपको सॉल्व करना है कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं और किस एरिया से आते हैं। एरिया ऑफ क्वेश्चन ये देखना पड़ेगा। जैसा कि 26 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो उपन्यास से पूछे गए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उपन्यास से पूछे गए थे। फिर चाहे वो मिलान वाले हों, रचनाकार के नाम हो, रचना के नाम हो, पात्र हो या फिर कथन हो या फिर क्रम वाले क्वेश्चन हो। फिर दोस्तों बात करते हैं यूजीसी नेट परीक्षा में सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी कम से कम 55% के साथ। कहा गया है कि अगर आपका 54.9% भी है तो भी आप ये परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 55% अंक के साथ उत्तीर्ण करना पड़ेगा। दूसरी कि ये एग्ज़ाम जो है ना वो साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर में। अभी कोरोना की वजह से लेट हो गया था,
पर ये जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर में। फिर बात आती है कि यूजीसी नेट के टोटल मार्क्स, जो पैटर्न है दोस्तों यूजीसी नेट का, वो क्या है कि पहला पेपर जो है वो 50 प्रश्न का होता है, पूछे जाते हैं, जिसमें 100 अंक होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न 2 अंक का होता है, 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा जो प्रश्न है वो 100 प्रश्न होते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो 100 का होता है और उसमें 200 नंबर के होते हैं, वो भी 2 अंक का होता है। तो प्रति एक प्रश्न 2-2 अंक के यहां पे होते हैं और सारे प्रश्न जो है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और इसमें माइनस मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों आप तुक्का भी लगा सकते हैं। सबसे खास चीज जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके लिए है, तो आप उसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, पर परीक्षा में कोई भी प्रश्न छोड़ के मत आए। दूसरा चीज कि विषय को कैसे चुनना है, तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज मैंने अभी ऊपर कहा कि आप वही सब्जेक्ट चूज करें इसमें जो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो। यदि आपने हिंदी से किया है तो आप हिंदी ही चूज करें, क्योंकि आपका हिंदी में पकड़ अच्छी होगी। वरना अगर आप दूसरा पेपर चूज करते हैं तो आपको वो पेपर 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज की प्रश्न किस विषय से पूछे जाते हैं। अब देखिए कोई भी विषय आप चूज कर लेते हैं तो उनमें क्या है कि 10 यूनिट्स होती हैं और हर यूनिट से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 10 यूनिट होती हैं और हर यूनिट से कम 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 40% क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, मिनिमम 40% क्वेश्चन। ठीक है, वहीं अगर दूसरे पेपर की बात करें, पहले पेपर की बात हो गई जिसमें 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरे पेपर की बात हो गई उसमें भी आपको सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 200 नंबर के प्रश्न होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उसमें भी 10 यूनिट्स होती हैं और आपको उसमें से भी हर यूनिट से लगभग 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको वो चीज़ भी ध्यान देनी है दोस्तों कि आपको हर एक यूनिट को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमने एक यूनिट पढ़ी, दूसरी छोड़ दी, तीसरी पढ़ ली, तो आपकी जो दूसरी यूनिट के क्वेश्चंस है ना ये छूट जाएंगे। तो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने यहाँ पे अभी तक देखी वो है सिलेबस। हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करना है, पढ़ाई करना है। सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करना है। पीएचडी की पढ़ाई जारी रखें। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं यूजीसी नेट के बाद तो आप किसी भी कॉलेज में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एंट्रेंस देना की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस की अगर बात करें तो दोस्तों अगर आप हिंदी का सिलेबस देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जो कि हम लोग जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट की सिलेबस की बात करना चाहते हैं तो ये लिंक है, इस लिंक पे जाकर आप किसी भी एग्ज़ाम्स का सिलेबस चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट होता है उसके फ़ायदे। ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट पास कर लेते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो सबसे पहला है कि आपके पास नेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, जबकि जेआरएफ का होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है लाइफ टाइम के लिए और जेआरएफ का होता है 3 साल के लिए। अब इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं, पढ़ाई करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो लगभग 10 से 12 हज़ार प्रति माह की छात्रवृत्ति भी आपको मिलती है आगे की पढ़ाई करने के लिए। अगर आप किसी आईआईटी संस्था में पीएचडी कर रहे हैं तो वहाँ आपको 30 से 35 हज़ार रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति के तौर पे मिलता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो 10 से 12 हज़ार मिलता है, लेकिन अगर आप आईआईटी संस्था से पीएचडी करते हैं तो वहाँ पे आपको 30 से 35 हज़ार प्रति माह छात्रवृत्ति मिलती है।
ठीक है। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए आप पीएचडी कर सकते हैं। ये हो गया। और दोस्तों की एक चीज़ और, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं से भी नोट्स लें, कहीं से भी बुक्स खरीदें, लेकिन नोट्स जो है ना वो अपने आप स्वयं अपने हाथों से बनाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों क्या है कि अगर आप अपनी नोट्स खुद से बनाएंगे तो पढ़ने, बनाने और बनाते टाइम जो याद होता है ना दोस्तों, वो बहुत अच्छा याद होता है। और आपके नोट्स अगर खुद बनाते हैं तो आपके मन में, आपके जहन में याददाश्त के लिए काफ़ी गहराई के साथ बैठ जाते हैं, तो आप एग्ज़ाम में वो चीज़ें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55 अंक। तो दोस्तों यहाँ पे कंक्लूजन ये लिख रहा, तो सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55 अंकों के साथ। दूसरी चीज़ की अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी, मतलब इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसके नोटिफिकेशंस के बारे में जानें। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, नोटिफिकेशन जैसा ही आता है मैं यहाँ पे अपडेट करते रहूँगा। दूसरी चीज़ कि दोस्तों सबसे पहला एक और ज़रूरी चीज़ है, वो है सिलेबस। आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का सिलेबस क्या है। अगर आप हिंदी के सिलेबस को जानना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने उस सिलेबस को अपडेट कर दिया है 2022 के अकॉर्डिंग, तो आप मेरे चैनल पे उसे चेक कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद कि हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, तो जैसा कि हमने कहा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, तो टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस में जो भी दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। तो अगर आप हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। और इससे पहले भी हमने वो सारी चीज़ें देखी जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ की दोस्तों यहाँ पे यूनिट टेस्ट भी करेंगे, मतलब जिस हिसाब से हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती जाती हैं तो यूनिट का हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। और जो परीक्षा के पहले जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग मैराथन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम है क्या, पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करनी है और किस हिसाब से यूजीसी नेट हमें फ़ायदा प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों इस पे कुछ और प्रश्न भी हैं जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। वो प्रश्न ये हैं कि यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या होती है, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसकी फ़ीस क्या होती है, ये एक प्रश्न स्टूडेंट्स में रहता है। तो मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरी के लिए 1000 और जो बाकी कैटेगरीज होती हैं उनके लिए 500 और 250 रुपए की फ़ीस होती है। फिर एक और प्रश्न है, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 1000 हो गया, ओबीसी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 500 और जो एससी एसटी हैं उनके लिए होता है 250। फिर एक प्रश्न है कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम्स की ड्यूरेशन क्या होती है, मतलब कितनी देरी का ये एग्ज़ाम्स होता है। तो ये एग्ज़ाम जो होता है ना वो 180 मिनट का होता है। 180 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 3 घंटे का होता है। ठीक है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। फिर एक प्रश्न और है कि क्या नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। तुक्का तब लगाएं जब आपका कोई भी प्रश्न ना बन रहा हो। ठीक है, नो निगेटिव मार्क्स। ठीक है, कोई निगेटिव मार्क नहीं होता है। और अगर आपको प्रश्न नहीं बन रहा है तो उसे छोड़कर मत आएं, कुछ ना कुछ लगाकर ज़रूर से ज़रूर आएं। अब ये एक और चीज़ है कि नेट जेआरएफ की वैलिडिटी कितनी होती है, मतलब अगर हमने क्वालिफाई कर लिया तो वैलिडिटी कितनी होती है। देखिए, अगर आप नेट जेआरएफ सॉरी अगर आपने यूजीसी नेट की परीक्षा जेआरएफ अवार्ड के लिए दी है तो उसकी वैलिडिटी 3 साल होती है। जेआरएफ अवार्ड की वैलिडिटी 3 साल होती है। जबकि अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दी है तो उसकी वैलिडिटी पूरी लाइफ होती है, मतलब हमेशा के लिए, जब तक आप जिंदा हैं तब तक के लिए। ठीक है, जेआरएफ की 3 साल, असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी जिंदगी। फिर प्रश्न है कि नेट जेआरएफ की परीक्षा कौन सी लैंग्वेज में दी जा सकती है। तो दोस्तों वहां पे 81 लैंग्वेज हैं, 81 भाषाएं हैं। उनमें से आप कोई भी भाषा चूज करके दे सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं, लेकिन
मतलब 2 भाषाओं में ही आप दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। उसके अलावा उसकी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसे कि कन्नड़, उर्दू, फिलॉसफी, जीव विज्ञान, ये सारी लैंग्वेज भी आप चूज़ करके उसमें दे सकते हैं। एक प्रश्न और आता है कि अगर हमने जून का एग्ज़ाम दे लिया तो फिर लोग ये सोचते हैं कि एक साल में कितनी बार ये एग्ज़ाम होता है। तो एक साल में ये एग्ज़ाम 2 बार होता है, जून और दिसंबर में, 6-6 महीने के अंतराल में। फिर एक चीज़ है कि हम नेट का एग्ज़ाम दें या जेआरएफ का, मतलब ये प्रश्न रहता है कि नेट और जेआरएफ में क्या फ़र्क है, अंतर। तो दोस्तों देखिए, नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए यूजीसी के द्वारा एक ही परीक्षा कराई जाती है जिसका नाम है नेट। इस परीक्षा में जो उम्मीदवार अधिक नंबर लाते हैं वो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, थोड़े कम नंबर लाते हैं वो नेट क्वालिफाई करते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा में केवल टॉप 5 से 7% कैंडिडेट ही जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। टॉप 5 to 7%, 5 से 7% वाले ही जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं, क्वालिफाई होते हैं। अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको टॉप 5 to 7% में आना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको जेआरएफ क्वालिफाई नहीं माना जाएगा और आपको रिसर्च के दौरान स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी, ठीक है। जेआरएफ क्वालिफाई करने का मुख्य फ़ायदा केवल स्कॉलरशिप अमाउंट का होता है, मतलब आपको आगे पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी सभी चीज़ें नेट और जेआरएफ की सेम होती हैं। फिर है कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीएसआईआर जेआरएफ और आईसीएआर जेआरएफ में क्या अंतर है। यूजीसी नेट जेआरएफ, सीएसआई जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ, सीएसआई जेआरएफ, एक और है यहाँ पे परीक्षा सीएसआईआर जेआरएफ, और एक परीक्षा है आईसीएआर जेआरएफ। इनमें क्या डिफरेंस है। तो ऐसे विद्यार्थी जो नॉन साइंस स्ट्रीम, मतलब विज्ञान के अलावा अन्य विषय से आते हैं, उनके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ प्रोग्राम होता है। मतलब साइंस से अलग, साइंस स्ट्रीम से के अलावा जो विषय से आते हैं वो यूजीसी नेट जेआरएफ देते हैं। दूसरा कि जबकि साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए सीएसआईआर जेआरएफ और एग्रीकल्चर फील्ड के रिसर्च के लिए आईसीएआर जेआरएफ प्रोग्राम बनाया गया है। मतलब नॉन साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, उनके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ बनाया गया है। सीएसआईआर मतलब साइंस स्ट्रीम वालों के लिए सीएसआईआर जेआरएफ प्रोग्राम बनाया गया है रिसर्च के लिए, और एग्रीकल्चर फील्ड के विद्यार्थियों के रिसर्च के लिए आईसीएआर जेआरएफ प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों, उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी सब्जेक्ट की, जिसमें हम लोग हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और एक क्लास भी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।